Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। ठीक है, ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम आज क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जैसे एसिडिफायर, एंटी एसिड, सब के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स है, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पार्ट 1 डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का, और लेक्चर नंबर 7 में हम क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है जीआईटी एजेंट्स। बेसिकली जो अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स रहते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दी एजेंट्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स कैसे एजेंट्स है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जो जीआईटी एजेंट्स है वो ऐसे एजेंट्स है हमारे जो किसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए, जीआईडी के लिए, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए जो हम एजेंट्स यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब देखिए, जीआईटी ट्रैक अपना क्या होता है? जीआईटी ट्रैक आपने एचएपी में आप पढ़ेंगे क्या कि जीआईटी ट्रैक मतलब बेसिकली जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा अपना जीआईटी के अंदर ही आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही अपना जीआईटी आ जाता है पूरा का पूरा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी के अंदर जो अपनी डिसीज हो रही है या फिर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो हम एजेंट्स यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए हमारे क्लासिफिकेशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के। क्लासिफिकेशन हमारे क्लासिफाई किया गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट को 4 पार्ट में क्लासिफाई है। देखिए, सबसे पहला क्या है? एसिडिफाइंग एजेंट, सेकंड वन है एंटी एसिड, थर्ड वन है अपना प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स, और फोर्थ वन है अपना क्या? सैलिन कैथेरेटिक्स या फिर परगेटिव या फिर लेक्सेटिव्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में क्या है। आप देखिए, बेसिक एग्जांपल क्या है अपने एसिडिफाइंग एजेंट्स के? एग्जांपल क्या है अपना? डाइल्यूट HCl। एंटी एसिड का एग्जांपल अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम टार्सिलेट, मैग्नीशियम ऑक्सीडाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स के एग्जांपल क्या अपने? बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब ग्लेट्स, मिल्क ऑफ बिस्मथ और कैलोइन। उसके बाद में अपने का परगेटिव और लेक्सेटिव के एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है अपना किसका? जीआईटी, मतलब कि जो अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन है। एसिडिफाइंग एजेंट, एंटी एसिड, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स, और क्या अपना स्लाइन कैथार्टिक्स या फिर परगेटिव लेक्सेटिव्स। ठीक है, उनके सब हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद में हमारा क्या है? एसिडिफाइंग एजेंट्स है। एसिडिफाइंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? दीज एजेंट्स विच इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एसिडिफाइंग एजेंट। देखिए, बेसिकली क्या है? एसिडिफाइंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स रहते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी का लेवल इंक्रीज कर दे। मतलब कि एसिडिटी का लेवल इंक्रीज कैसे कर दे? मतलब कि किस कंडीशन में देंगे फिर हमें? अगर जो एसिडिटी का लेवल अगर जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि जब हमारे पेट के अंदर HCl जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूस है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड है, उसके उसकी डिफिशियंसी हो गई, यानी कि वो कम हो गया है या फिर सीक्रेशन होना उसका कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में एसिडिफाइंग एजेंट्स देते हैं। तो क्या करता है एसिडिफाइंग एजेंट? जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है या फिर हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड है उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड क्या होता है? अपना HCl होता है, अपने स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो तो आप लोगों को पता ही है। तो दीज सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एसिडिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एसिडिफाइंग एजेंट का? दिस सब्सटेंस इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म के द्वारा इंक्रीज करता है क्या? अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड को या फिर एसिडिटी को इंक्रीज करता है। कैसे? देन इंक्रीज एसिड कंसंट्रेशन ड्यू टू एसिडिक नेचर। क्या? एक तो ये एसिडिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो अपने एसिडिफाइंग एजेंट्स रहते हैं उनका नेचर क्या रहता है? एसिडिक नेचर के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दे इंक्रीज द एसिडिटी इन स्टमक बाय स्टिमुलेटिंग द सिक्रेटरी सेल ऑफ जीआईटी। क्या? किसको स्टिमुलेट करते हैं? जो हमारे जीआईटी में सिक्रेटरी सेल है, मतलब कि क्या बेसिकली क्या बोला गया है कि जो अपने एसिडिफाइंग एजेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं? हमारे स्टमक के अंदर जो हमारी जीआईटी, जो अपना जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर, जो स्टमक के अंदर जो अपने सेल्स हैं जीआईटी की जो सीक्रेट करती है, तो उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है,
तो इसी वजह से हमारी क्या दे इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ इन स्टमक, स्टमक के अंदर एसिडिटी का इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग द सीक्रेटरी सेल ऑफ जीआईटी। ठीक है, और क्या दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी, सबसे पहली कंडीशन कि ये क्या एसिडिटी एसिडिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि कि इसका नेचर क्या है, जो एसिडिफाइंग एजेंट है उनका नेचर कैसे रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है, तभी तो ये एसिडिक लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर जो बेसिक नेचर का रहेगा तो और भी डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट इंक्रीज द एसिडिटी बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। देखिए इनऑर्गेनिक जो एसिडिफाइंग एजेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दो तरीके के टाइप रहते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट इंक्रीज द एसिडिटी। जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं वो क्या इंक्रीज करते हैं, एसिडिटी। क्यों इंक्रीज करते हैं? बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे नेचर के रहते हैं वो? एसिडिक नेचर के रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, डाइल्यूट HCl। उसके बाद में ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट। ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? एक्ट बाय इंक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, कब एक्ट करते हैं? जब हमारा इंक्रीजिंग होती है सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब देखिए जो अपने ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसका सीक्रेशन को, गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या अपने, ग्लूटामिक एसिड। देखिए इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या कर रहे थे, इनऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे एसिडिटी को, तो इंक्रीज कर रहे थे बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, ये कंडीशन थी। पर लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिडिफाइंग एजेंट है कब एक्ट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जब गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है अपना, ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद में क्या, एक्लोरोहाइड्रा कैसी कंडीशन होती है, एक्लोरोहाइड्रा कैसी कंडीशन होती है जब हमारे स्टमक के अंदर टोटली क्या हो जाए, गैस्ट्रिक एसिड का टोटली एब्सेंट हो जाए। मतलब जो अपना गैस्ट्रिक एसिड है जो अपने स्टमक के अंदर, उसका टोटली एब्सेंट, मतलब कि बिल्कुल भी सीक्रेशन होना बंद हो जाए, कुछ भी ना रहे, मतलब कि बिल्कुल सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लोरोहाइड्रिया। तो when the secretion of gastric acid is totally absent, the condition is called eclolohydria। सिम्टम्स क्या क्या इसके, एबनॉर्मल पेन, बेसिकली हमें पेन्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, माइल्ड डायरिया, और उसके बाद में कंफ्यूजन, मतलब कि एक तरीके से कंफ्यूजन, सोच विचार, कुछ भी सोचते रहना, फिर कंफ्यूज रहना हर चीज के लिए, कि जैसे आप क्विज टाइप सोल्व करते हैं कि आपको लग रहा है आंसर ए भी हो सकता है, फिर बी भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज हो आप उसमें, है ना, मतलब कि आपको लग रहा है कि ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन केस हो रही है आपकी। ठीक है, ये क्या है, बेसिक सिम्टम्स है एक्लोरोहाइड्रिया के। ठीक है, नॉर्मल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट और माइल्ड डायरिया, फिर कंफ्यूजन। उसके बाद में डाइल्यूट HCl आ जाएगा अपना। डाइल्यूट HCl क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन का स्टैंडर्ड क्या है डाइल्यूट HCl का, इट कंटेन्स 10% वेट बाय वेट ऑफ HCl। क्या मतलब कि जो अपना डाइल्यूट HCl है उसके अंदर 10% वेट बाय वेट क्या प्रेजेंट रहता है, अपना HCl प्रेजेंट रहता है, कंटेन करता है कौन, डाइल्यूट HCl 10% वेट बाय वेट HCl को। उसके बाद में प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, इट इज क्लियर, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस लिक्विड। क्या है, बेसिकली जो डाइल्यूट HCl है ये क्लियर है, साफ है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं रहता, ना कोई टेस्ट रहता है, ना ही इसका कोई भी ऑर्डर रहता है, इस तरीके का एक लिक्विड है ये। ठीक है, इट इज मिसेबल विद वाटर, क्या मिसेबल है वाटर के साथ में, एंड ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के साथ में अपने। ठीक है, उसके बाद में एसिडिक टू लिटमस के अंदर क्या एसिडिक नेचर का रहता है, रिएक्ट विद आयरन टू चेंज इट्स कलर, क्या आयरन के साथ में रिएक्शन कोज कर देता है और उसका कलर भी चेंज करता है। उसके बाद में स्टोरेज कंडीशन कैसी रहेगी डाइल्यूट HCl की, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज इनर्ट गैस कंटेनर। क्या जो अपनी डाइल्यूट HCl उसकी मतलब कि स्टोरेज कंडीशन कैसी रहेगी, हम इसको वेल क्लोज्ड इनर्ट गैस कंटेनर में हम इसको फिल करके रखेंगे, और इसके बाद में जो उसका टेम्परेचर रहेगा ब्लो, यानी कि नीचे रहेगा किससे, 30 डिग्री सेल्सियस से। इसके बाद में इनकम्पेटिबिलिटी बनती किसके साथ नहीं है डाइल्यूट HCl की, विद बेसिक नेचर के साथ में, जैसे कि अपना NaOH हो गया, या डिफरेंट KOH हो गया, जो अपने बेसिस रहते हैं इनके साथ में नहीं बनती। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कि एक तरीके से काम नहीं करना चाहता इनके साथ में। एल्काइल मेटल्स मतलब कि एल्कलाई मेटल्स के साथ में, मेटल ऑक्सीडाइजेस के साथ में, या फिर आयरन के साथ में, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में। ठीक है, उसके बाद यूजेस क्या क्या है, एज एन एसिडिफाइंग एजेंट, जो अपना डाइल्यूट HCl है उसको बेसिकली हम एज एन एसिडिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं इन एक्लोरोहाइड्रा एंड
हाइड्रिया, क्या एक्लोरोहाइड्रा में यूज कर सकते हैं, और इसको हम हाइपोक्लोरोहाइड्रा में भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड वन का है इन अनीमिया विद आयरन ट्रीटमेंट। क्या अनीमिया की जैसे जब हमें आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो जाता है, जो कि एक अनीमिया का पार्ट है, टाइप है अनीमिया के, अनीमिया डिसऑर्डर का आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, तो उसकी थेरेपी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वही लिखा है इन अनीमिया विद आयरन थेरेपी। ठीक है, उसमें भी हम क्या डायल्यूट HCl का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना एंटी एसिड्स। क्या हमने एसिडिफायर्स देख लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे एंटी एसिड्स के बारे में। एसिडिफायर्स बेसिकली क्या कर रहे थे, एसिडिफायर्स थे जो हमारे एसिडिक लेवल को इंक्रीज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब हमारे स्टमक में HCl का सीक्रेशन लो हो गया था, मतलब कि कम हो गया था, है ना, नॉर्मल रहेगा तो ना तो हम एंटी एसिड लेंगे ना ही एसिडिफायर लेंगे। पर लेकिन जब हमारा लो हो गया था उस कंडीशन में हमने क्या लिया था, एसिडिफायर लिया था, ताकि कि HCl का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाए। अब एंटी एसिड्स कब लेते हैं, एंटी एसिड्स लेते हैं डिक्रीज करने के लिए, जब हमारा एसिड का लेवल ज्यादा एसिड ज्यादा सीक्रेट होने लगा है हमारे स्टमक के अंदर, तो उस कंडीशन को लो करने का उनका एंटी एसिड लेते हैं। तो डेफिनेशन रीड करते हैं, द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द एबनॉर्मल और एक्सक्रीसिव एसिडिटी इन स्टमक आर कॉल्ड एंटी एसिड्स। देखिए क्या न्यूट्रलाइज वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि न्यूट्रलाइज कम करना, किस लेवल तक, नॉर्मल लेवल तक, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एसिड्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एसिड, एंटी एसिड का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। वाटर सोल्यूबल एंटी एसिड्स होते हैं हमारे, वाटर इनसोल्यूबल एंटी एसिड होते हैं, सिस्टमिक भी बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल हम सिस्टमिक बोल सकते हैं, वाटर इनसोल्यूबल हम नॉन सिस्टमिक बोल सकते हैं। और उसके बाद में क्या इसके बेसिक एग्जांपल्स है हमारे। ठीक है, वाटर सोल्यूबल एंटी एसिड्स क्या रहता है अपने, सोडियम बाइकार्बोनेट। वाटर इनसोल्यूबल एंटी एसिड्स क्या रहता है हमारे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या रिक्वायरमेंट फॉर एन आइडियल एंटी एसिड, मतलब कि बेसिकली हम एक एंटी एसिड से क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब कि क्या क्या हम अपेक्षा रखते हैं, या फिर उससे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, चाहना रहती है, हमें हमें चाह रहती है कि क्या क्या फंक्शन करे कोई भी अपना जो एंटी एसिड रहेगा, तो वो देख लेते हैं। इट शुड बी न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिडिटी। क्या जो हमारी एसिडिटी का लेवल अपने स्टमक के अंदर इंक्रीज हो गया है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। सबसे पहले कंडीशन तो हमारी यही रहती है किसी भी एंटी एसिड से। ठीक है, इट शुड नॉट इफरेटिव विद, देखिए इट शुड नॉट इंटरफेयर विद डाइजेशन। क्या मतलब कि अपने जो डाइजेशन है, डाइजेशन के जो अपनी प्रोसेस रहती है उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो अपना एंटी एसिड रहेगा। उसके साथ में इट शुड बी स्टेबल। क्या स्टेबल कंडीशन, स्टेबल रहना चाहिए हमेशा, मतलब स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। क्या नॉन टॉक्सिक मतलब कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज करने वाला नहीं होना चाहिए, और क्या नॉन इरिटेंट मतलब कि क्या कोई भी एडवर्स रिएक्शन फॉर्म नहीं होनी चाहिए इसके द्वारा। इट शुड नॉट केज कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि क्या बेसिकली मतलब कि कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि क्या की बीमारी सुनी है आपने, तो वही होता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि इट शुड नॉट बी कॉज कॉन्स्टिपेशन। इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। चीप ये क्या है, मतलब कि कम अमाउंट में, है ना, मतलब कि जो कम अमाउंट में, सस्ता मतलब कि क्या, कम और चीप मतलब कि क्या, सस्ता, एंड इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध रहना चाहिए, मतलब कि, और चीप मतलब कि सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या पानी में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब थ्रू जीआईटी, और जीआईटी ट्रैक के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें क्या, हमारे किसी भी एंटी एसिड से हमें अपेक्षा रहती है कि वो इन सब कंडीशंस को फॉलो करे, न्यूट्रलाइज करे हमारे एक्सेसिव एसिडिटी, जो एसिडिटी का लेवल बढ़ गया उसको न्यूट्रलाइज करे। उसके बाद में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी डाइजेशन में, हमारे स्टेबल रहना चाहिए, और टॉक्सिसिटी ना कोज करे कोई भी, ना ही हमारी कोई भी एडवर्स रिएक्शन फॉर्म करे। और क्या हमें कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कॉन्स्टिपेशन कोज भी ना कर पाए ये। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन मतलब जैसे कब्ज कब्ज वब्ज हो जाता है, कब्ज की बीमारी ना हो जाए हमें। उसके बाद में क्या, सस्ता रहना चाहिए और आसानी से मिल भी जाना चाहिए, वाटर में सोल्यूबल नहीं रहना चाहिए, और क्या जो एब्जॉर्प्शन है इसका एंटी एसिड्स का वो जीआईटी के थ्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है हमें किसी भी अपने आइडियल एंटी एसिड से। उसके बाद में क्या प्रोटेक्टिव्स, क्या क्या है प्रोटेक्टिव्स में क्या आ जाएगा अपना, और एब्सेंट एब्जॉर्बेंट्स। अब देखिए हमने क्या एसिडिफायर पढ़ लिया, एंटासिड पढ़ लिया, अपन थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर गया प्रोटेक्टिव्स की तरफ। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड सरफेस फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलाई। एग्जांपल इसका कैलोइन, बिस्मथ कार्बोनेट। देखिए बेसिकली प्रोटेक्टिव्स क्या बोला है,
देखिए बेसिकली अब प्रोटेक्टिव्स में होता क्या है, देखिए प्रोटेक्टिव्स ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं किसको, एक्सपोज्ड सरफेस को, मतलब कि जो अपनी क्या ऊपर वाली सरफेस रहती है उसका डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, किससे, हार्मफुल स्टिमुलाई से। जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं, हमारे हार्मफुल हम बोल सकते हैं जो हमारे हानिकारक पदार्थ रहते हैं, जैसे हम मान लीजिए अपनी स्टमक है, स्टमक की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, मतलब कि इनर लेयर देखा जाए तो ऊपर वाली लेयर तो हमारी बाहर की तरफ हो जाएगी, वहां पे एसिड को ना तो कोई कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव्स मतलब बेसिकली ऐसे मैकेनिज्म में काम करते हैं, जैसे अपने पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेट में जलन बोलते हैं ना हम जिसको। तो क्या होता है कि एसिड क्या रहता है कि अपनी जो स्किन रहती है, स्किन की लेयर रहती है, स्टमक की जो हमारी लेयर्स हैं उनको क्या डैमेज कर देता है। तो क्या उस टाइम पे जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, तीखा खाते हैं, फिर कुछ भी खाते हैं, तो हमारे क्या उसमें वहां पे क्या हमारा डैमेज हो गया है लेयर हमारी, तो क्या खाना लगता है तो वहां पे हमें पेट में जलन होती है। क्यों? क्योंकि हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। प्रोटेक्टिव्स क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिव जो सब्सटेंसेस हमारे ये सब मैकेनिज्म शो करते हैं, या फिर ऐसा हमारी जो लेयर्स रहती है या फिर कंडीशन सरफेस को, हमारी एक्सपोज सरफेस को क्या प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किससे, हार्मफुल सब्सटेंसेस से। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैलोइन और बिस्मथ कार्बोनेट। उसके बाद में हमारा एब्जॉर्बेंट्स क्या रहते हैं, एब्जॉर्बेंट्स रहते हैं द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द गैसेस। क्या बेसिकली एब्जॉर्बेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, गैसेस को। टॉक्सिन्स को एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एब्जॉर्बेंट्स। क्या एब्जॉर्बेंट्स क्या रहते हैं, हमारे जो ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारे गैसेस को, टॉक्सिन्स को और हमारी बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। एग्जांपल इसका क्या, कैलोइन एक्टिवेटेड चारकोल। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एब्जॉर्बेंट्स का, दिस सब्सटेंस आर वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल एंड आल्सो इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl एल्कलाइन। ठीक है, देखिए जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स रहते हैं वो बेसिकली क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है और इनसोल्यूबल है किसके अंदर, डाइल्यूट HCl के अंदर भी और अपने बेसिस के अंदर भी, एल्कलाइन मतलब कि बेसिस के अंदर भी। दिस सब्सटेंसेस फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन, क्या ये सब्सटेंसेस हमारे क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं ऑन इनर मोस्ट वॉल ऑफ GIT। क्या ऐसे सब्सटेंसेस हमारे किसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, अपने GIT के इनर मोस्ट वॉल के ऊपर हमारा क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब हम क्या प्रोटेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। देयरफॉर कांटेक्ट ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स इज प्रिवेंटेड। क्या ऐसी कंडीशन में जो हमारे बैक्टीरिया, अब देखिए एक बार हम इस पॉइंट को दोबारा से रीड कर लेते हैं। दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इनर मोस्ट वॉल ऑफ द GIT, देयरफॉर कॉन्टैक्ट ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स इज प्रिवेंटेड। क्या देखिए जो हमारे ये सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे प्रोटेक्टिव्स और जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स के जो सब्सटेंसेस है, ये क्या करते हैं, एक इनर मोस्ट लेयर पे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म बना लेते हैं, किसके अंदर, इनर मोस्ट वॉल पे GIT के, किसको किससे बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, अपनी इनर मोस्ट लेयर को बैक्टीरिया टॉक्सिन से। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है एब्जॉर्बेंट्स हैव अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द बैक्टीरिया टॉक्सिन्स एंड आल्सो GIT, दस प्रिवेंट अटैक ऑफ टॉक्सिन्स ऑन GIT। क्या बेसिकली जो अपने एब्जॉर्बेंट्स रहते हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी रहती है, ऐसी क्या गुण रहते हैं जो हमारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को और गैसेस को, उससे हमारी क्या प्रिवेंट हो सके, प्रिवेंट हो सके हमारी जो GIT इनर मोस्ट लेयर है या फिर GIT जो अपना क्या है वो प्रोटेक्ट हो सके, प्रिवेंट हो सके किसके अटैक से, किसके अटैक से हम बचा सकते हैं। और जो हमारे टॉक्सिन्स के अटैक होते हैं हमारे GIT के ऊपर, अटैक मतलब कि बेसिकली हमला कर रहे हैं क्या, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स और गैसेस अपने GIT पे, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसकी वजह से, जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारी बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रहते हैं और गैसेस को। ठीक है, तो उससे हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं अटैक, किसका अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमारे टॉक्सिन्स का किसके ऊपर होता है, GIT के ऊपर होता है। उसके बाद में फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी स्टूल इन डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स। देखिए क्या फ्रीक्वेंटली एलिमिनेशन ऑफ वाटरी स्टूल, देखिए डायरिया यानी कि जब हमें दस्त की कंडीशन हमारे फॉर्म मतलब कि दस्त हमें लग जाते हैं जिस टाइम पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा क्या फ्रीक्वेंटली मतलब कि लगातार हमारा क्या होता है कि वाटर जो हमारे वाटरी सब्सटेंसेस है वो लगातार एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं, एलिमिनेशन होता रहता है उनका, वो वाटरी जो स्टूल्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो बॉडी में से। तो उस टाइम पे क्या प्रोटेक्टिव का काम, मैकेनिज्म का काम कौन करते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स। ठीक है, हमारे उस टाइम पे प्रिवेंट कौन करते हैं, बचाते कौन, हमारे प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स हमें बचाते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 पॉइंट है, 3 से 4 पॉइंट है यहाँ पे। ये सब्सटेंसेस क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है और इनसोल्यूबल है किसके अंदर,
अंदर, अल्कोहल के सॉरी बेसिस के अंदर भी और एसिड के अंदर भी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स है और प्रोटेक्टिव्स है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव्स एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं इनर मोस्ट वॉल पे जो जीआईटी के, उस किससे बचाने के लिए, बैक्टीरिया टॉन्सिल्स के से बचाने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, बैक्टीरिया टॉक्सिन से और गैसेस से। कैसे प्रिवेंट करते हैं या फिर उनको क्यों एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स रहते हैं, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को और गैसेस को, ताकि कि वो हमें हमारे जीआईटी को बचा सके किसके अटैक से, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स के अटैक से। उसके बाद में जब हमारे डायरिया जो हमें डिसीज है, फिर हम डायरिया की कंडीशन जब हमारे हो जाती है, मतलब कि हमें दस्त लग जाते हैं, उस टाइम पे क्या हमारा फ्रीक्वेंटली मतलब कि लगातार हमारी बॉडी में से वाटर स्टूल का एलिमिनेशन होता रहता है, तो उस टाइम पे हमारे प्रिवेंट कौन करता है हमारी बॉडी को, उस टाइम पे प्रिवेंट कौन कराता है, प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट से हमें प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। डायरिया के जब हमारे डायरिया कंडीशन में फ्रीक्वेंटली मतलब कि लगातार वाटर स्टूल का हमारी बॉडी में से एलिमिनेशन होता रहता है, मतलब कि बाहर निकलते रहता है, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल्स क्या है, बिस्मथ सब कार्बोनेट, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा, बिस्मथ सब कार्बोनेट, कैलोइन और एक्टिवेटेड चारकोल। इसके बाद में एप्लीकेशंस देख लीजिए, एप्लीकेशंस क्या क्या, एप्लीकेशन कंडीशंस इन विच प्रोटेक्टिव्स एंड एब्जॉर्बेंट आर यूज। सबसे पहले दे आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, बेसिकली ये यूजफुल है किसके ट्रीटमेंट के लिए, डायरिया के, मतलब कि दस्त की कंडीशन में यूजफुल है ये। दे आर यूजफुल इन पॉइजनिंग केस टू एब्जॉर्ब द पॉइजन, क्या पॉइजनिंग जब मतलब कि कोई भी जहरीला पदार्थ या फिर कोई भी मान लीजिए पॉइजन माने जहर ही होता है, तो जहर हमने एक ले लिया है ना, तो क्या होता है उसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी हम यूजफुल है हमारा क्या एब्जॉर्बेंट, हमारा क्या प्रोटेक्टिव्स। उसके बाद दे प्रिवेंट जीआईटी इरिटेशन, क्या हमें बचाता है किससे, जीआईटी इरिटेशन से। जीआईटी इरिटेशन मतलब कि क्या कुछ भी हो सकता है, जैसे हम पेप्टिक अल्सर भी बोल सकते हैं इसके लिए एग्जांपल। दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर, क्या ये हमें प्रिवेंट करते हैं, बचाता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री होने से किसके अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि क्या बना के रखते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, किसके ऊपर, बॉडी के सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखते हैं। उसकी वजह से जो हमारे माइक्रोब्स रहते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनसे हमें बचाते हैं, कौन, हमारे एब्जॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव्स, ठीक है। ये उसकी एप्लीकेशन और कंडीशंस हो गई, या फिर हम उनको यूजेस भी बोल सकते हैं इसके एब्जॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव्स के, ओके। इसके बाद में बिस्मथ कंपाउंड यूज एज प्रोटेक्टिव्स, जो हमारे बिस्मथ कंपाउंड्स है वो कैसे यूज होता है प्रोटेक्टिव्स के लिए, जैसे बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट, बिस्मथ सब गैलेट और मिल्क ऑफ बिस्मथ, ठीक है। बेसिकली ये कैसे है, बेसिकली ये बिस्मथ के जितने भी कंपाउंड्स हमारे वो किसके लिए यूजफुल होता है, हमारे प्रोटेक्टिव्स के लिए, एज एन प्रोटेक्टिव वो वर्क फंक्शन करते हैं। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन का, एंटासिड प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए जो हमारा सबसे पहले लिखा है, देयर इज नो सिंगल एंटासिड विच इज आइडल। बेसिकली देखिए हमने आइडल रिक्वायरमेंट ऑफ आइडल एंटासिड अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, लेकिन बेसिकली आज के लेक्चर में क्या रिक्वायरमेंट ऑफ आइडल एंटासिड्स हमने पढ़ लिया है। तो कोई भी ऐसा एक सिंगल एंटासिड नहीं है जो इसको हम यूज कर सके एज एन आइडियल, ठीक है, जो हमारा आइडियल हो, जो हमारी रिक्वायरमेंट को उनको फॉलो करता हो, तो देयरफॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड आर यूज विच रिड्यूस साइड इफेक्ट एंड गिव मोर बेनिफिट्स। क्या इस वजह से हम क्या कॉम्बिनेशन देते हैं एंटासिड का, जो हमारा यूजफुल रहता है किसके लिए, साइड इफेक्ट को रिड्यूस करता है वो, और क्या हमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए, ठीक है। मतलब कि कॉम्बिनेशन में दिया जाता है एंटासिड जो रहेगा हमारा वो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जो हमारा सिंगल है ऐसा कोई भी एंटासिड नहीं है जो आइडल हो, मतलब कि जो हमें रिक्वायरमेंट है उस एंटासिड से वो हमें दे सके। तो इस वजह से ही हम क्या एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ताकि वो क्या जो हमारे साइड इफेक्ट है उनको कम कर सके और बेनिफिट हमें ज्यादा मिल जाए, ठीक है, मतलब कि लॉस कम हो और बेनिफिट ज्यादा। उसके बाद एंटासिड विच गिव सिग्नल प्रोडक्ट फॉलोइंग कंप्लीशन। देखिए फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, देखिए बेसिकली जो हमारे एंटासिड्स हैं जब हम उसको सिंगली मतलब कि अकेले को देते हैं तो क्या 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 कॉम्प्लिकेशन कोज हो सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज क्विक एक्शन बट इट्स साइड इफेक्ट इज सिस्टमिक एल्कलोसिस। क्या देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्विक एक्शन शो करता है, पर लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, सिस्टमिक एल्कलोसिस है। उसके बाद में सोडियम कंटेनिंग एंटासिड में प्रोड्यूस हाइपरटेंशन, क्या जो हमारे सोडियम कंटेनिंग जितने भी एंटासिड्स हैं अगर जो हम उसको अकेले को दो रहे हैं तो क्या हाइपरटेंशन कोज कर सकता है। उसके बाद में मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर
कंट्राइंडिकेटिंग इन पेशेंट विद रेनल डिसीज। क्या जो हमारे मैग्नीशियम के जितने भी कंपाउंड है वो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हैं, मतलब क्या फॉर्म कर सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर, रेनल डिसीज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे सिंगल प्रोडक्ट मतलब कि सिंगल ही हम किसी भी एंटासिड को देते हैं तो वो क्या क्या साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्विक एक्शन तो शो कर देता है, पर लेकिन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सिस्टमिक एल्कलोसिस प्रोड्यूस कर देता है, हमारी साइड इफेक्ट रहता है इसका। जो हमारे सोडियम कंटेनिंग एंटासिड, जितने भी हमारे सोडियम कंटेनिंग एंटासिड्स हैं, बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइपरटेंशन प्रोड्यूस कर देते हैं, अगर जो हम उनको अकेले दे रहे हैं मतलब कि सिंगल दे रहे हैं। ठीक है, कंबाइन में कॉम्बिनेशन में नहीं दे रहे, सिंगल दे रहे हैं। और उसके बाद में मैग्नीशियम कंपाउंड का कॉन्ट्राइंडिकेशन इन पेशेंट, मतलब कि बेसिकली जो मैग्नीशियम कंपाउंड रहेंगे वो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर्म कर देते हैं किसी पेशेंट के अंदर, रेनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या साइड इफेक्ट हो गए जो हम अगर जो हम सिंगल एंटासिड दे रहे हैं। इसके बाद में फोर्थ है हमारा क्या, कैल्शियम कंपाउंड आर कंट्राइंडिकेटिंग इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेनल एंड कार्डियक डिसऑर्डर। क्या जो हमारे मैग्नीशियम थे वो केवल रेनल डिसऑर्डर को शो कर रहे थे, पर लेकिन जो हमारे कैल्शियम है वो क्या क्या कंट्राइंडिकेशन पेशेंट के अंदर फॉर्म कर दे रहे हैं, रेनल और कार्डियक डिसऑर्डर को फॉर्म कर दे रहे हैं। उसके बाद में जो एल्यूमिनियम कंपाउंड है हमारे शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन पेशेंट हैविंग हाइपोफोस्फोथीमिया। ठीक है, देखिए अब देखिए जो हमारे एल्यूमिनियम कंपाउंड है वो क्या क्या करते हैं, शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन पेशेंट हैविंग हाइपोफोस्फोथीमिया। मतलब कि क्या ऐसे पेशेंट को हम जो जो हाइपोफोस्फोथीमिया डिसीज से जूझ रहे हैं या फिर जिन पेशेंट को हाइपोफोस्फोथीमिया डिसीज है। अब हाइपोफोस्फोथीमिया डिसीज कब होती है, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाए, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाए और जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो हमारी फोस्फेट है उसका लेवल डिक्रीज हो जाए। ठीक है, लेवल लो लेवल हो जाए किसका, फोस्फेट का, किसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उस वो भी डिक्रीज हो जाए अपनी बॉडी के अंदर। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफोस्फोथीमिया बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन हम जो हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग अपने जो एंटासिड्स रहते हैं उनको नहीं दे सकते, सिंगल ही नहीं दे सकते। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कंपाउंड प्रोडक्ट कॉन्स्टिपेशन क्या प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं कौन, हमारे जो एल्यूमिनियम और कैल्शियम कंपाउंड्स जो हमारे रहते हैं एंटासिड्स रहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम कंपाउंड में शो लेग्जेटिव एक्शन, क्या लेग्जेटिव एक्शन फॉर्म करते हैं कौन, जो हमारे मैग्नीशियम कंपाउंड रहते हैं। और जो एल्यूमिनियम और कैल्शियम कंपाउंड रहते हैं वो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन कोज कर, सॉरी कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम एंड जो कैल्शियम कंपाउंड है वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कब्ज को, मतलब कि कब्ज बना सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे एल्यूमिनियम और कैल्शियम कंपाउंड्स रहेंगे। और जो मैग्नीशियम कंपाउंड रहेंगे वो क्या लग्जेटिव एक्शन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड इज यूज्ड बिकॉज, जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड यूज करने का। देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एंटासिड। क्या बेसिकली जो हम कॉम्बिनेशन अगर जो ले रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हमारा क्या कोज कर रहा था, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जब क्या हमारा फॉर्म कर रहा था, कॉन्स्टिपेशन फॉर्म कर रहा था। तो जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है इफेक्ट है, और जो हमारा अगर जो हम कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं हम अपने एंटासिड को, तो जो हमारा कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि कब्ज हमारे फॉर्म हो गया हमारी बॉडी के अंदर, तो एंटासिड क्या करेगा उसको रिड्यूस कर देगा। और जो हम कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिड्यूस लग्जेटिव एक्शन, क्या हमारा जो मैग्नीशियम की वजह से लग्जेटिव एक्शन हो गया था हमें। ठीक है, अगर जो हम सिंगल ही ले रहे थे एंटासिड को, जो अगर जो हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एंटासिड का, तो जो लग्जेटिव एक्शन है उसको भी रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। सम कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एक्शन एंड आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हमारे कुछ कॉम्बिनेशन है जो एंटासिड के, वो बेसिकली एक स्पेसिफिक, मतलब कि हम अलग ही एक्शन के लिए और अलग ही यूज के लिए अलग ही तरीके के यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि कैसे, सम कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एक्शन, हमारे जो कुछ कॉम्बिनेशन है किसके, एंटासिड्स के, वो क्या एक स्पेसिफिक एक्शन फॉर्म करते हैं एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और किसी एक स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कि पर्पस हम बोल सकते हैं किसी भी लक्ष्य के लिए हम उसको स्पेसिफिक, मतलब कि अपने बिल्कुल फिक्स उस टारगेट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि अलग ही अपने पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड का। कुछ जो हमारे कुछ ऐसे रहते हैं जिनको हम स्पेशली स्पेसिफिक एक्शन रहता है उनका, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स
साइनर्जिस्टिक एक्शन, ठीक है, मतलब कि क्या बेसिकली हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूसेस साइनर्जिस्टिक एक्शन, जो हमारी ड्रग प्रोडक्ट जो हमारी ड्रग प्रोड्यूस कर रही है क्या साइनर्जिस्टिक एक्शन। साइनर्जिस्टिक एक्शन बेसिकली किसका अपोजिट रहता है, एंटागोनिस्ट एक्शन के अपने, ठीक है, जो अपना एंटागोनिस्ट का एक्शन रहता है उसके जस्ट अपोजिट रहता है क्या साइनर्जिस्टिक एक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूसेस साइनर्जिस्टिक एक्शन। इसी ऐसे जो हमारी साइनर्जिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस कर रही है जो हमारी ड्रग्स, उनके साथ में हम कॉम्बिनेशन की तरह यूज कर सकते हैं किसका, कॉम्बिनेशन एंटा एसिड्स का। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द डोसेज ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन। क्या, जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑल्सो रिड्यूस द डोसेज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन। देखिए क्या बोला है, मतलब कि जो अपना कॉम्बिनेशन है एंटासिड्स का, वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है किसको, ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन। मान लीजिए अब हमारा क्या, हमारी जो ड्रग है, हमारी कोई भी ड्रग, हमने एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी ड्रग का, वो अगर जो हमारी 10 ड्रग लग रही है अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए या फिर किसी भी डिसीज को ठीक करने के लिए, वही अगर जो हम अपना एंटी एसिड का कॉम्बिनेशन भी उनके साथ में दे रहे हैं, तो वो 10 ड्रग की जगह हमारी 8 भी लग सकती है, 7 भी लग सकती है। तो ये बोला है तो कॉम्बिनेशन ऑल्सो रिड्यूस द डोसेज ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन। हमारी जो 10 ड्रग काम कर रही थी जिस एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर जो हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं एंटासिड का उसके साथ में, तो वो ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन 7 टैबलेट या फिर 6 टैबलेट या फिर 8 टैबलेट्स, ठीक है। इसके बाद में हमारा एग्जांपल्स है जो जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं कि एंटासिड का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हम क्या देंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का कॉम्बिनेशन देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हम क्या, मैग्नीशियम ट्राइसिलेट का भी वो ले सकते हैं क्या, एंटासिड का। किसके साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। थर्ड है हमारा क्या, मैग्नीशियम ट्राइसिलेट को हम किसके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी दे सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ट्राइसिलेट को हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम ट्राइसिलेट को हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी दे सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में ठीक है, अब यूजेस क्या क्या है, एज एन एंटासिड कैसे यूज कर सकते हैं, इसको एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक एग्जांपल ही है एंटासिड का ये। उसके बाद में एज अ कर्मेटिव, ठीक है। इसके बाद में कार्मिनेटिव्स हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजर, क्या, इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लिस्टेरिया, ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक एल्कलोसिस, इन पॉइजनिंग केस, इन इरिटेशन ऑफ आइज, इरिगेशन ऑफ आइज। उसके बाद इन इफर्वेसेंट पाउडर एंड बाथ सोप्स। देखिए क्या अपना इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरेशिया, ठीक है, और इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक एल्कोलोसिस, मतलब कि बेसिकली एल्कोलोसिस क्या ऐसी कंडीशन रहती है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे बेसिस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बेसिस के बोल सकते हैं बेसिस का लेवल इंक्रीज हो गया तो सिस्टमिक एल्कोलोसिस हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इन पॉइजनिंग केस क्या, पॉइजन जब हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए, फिर जैसे पॉइजन हो गया, फिर किसी ने पॉइजन बाहर से ले लिया, उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सिक्स्थ है हमारे का इन इरिगेशन ऑफ आइज। इरिगेशन ऑफ आइज का मतलब हो गया हमारा, मतलब क्या हो गया इरिगेशन ऑफ आई का, देखिए बेसिकली मतलब कि इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, है ना। तो मतलब कि आंखों की सिंचाई, मतलब बेसिकली जैसे अपने जो हमारी ईयर ड्रॉप्स रहती है उनके फॉर्मुलेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद में 7th पॉइंट है इन इफर्वेशन पाउडर एंड बाथ सोप। इफर्वेशन पाउडर में मतलब क्या आ जाएगा, इफर्वेशन पाउडर में मतलब कि जो हमारे इफर्वेशन क्या होता है हमारा चमकीला, तो जो हमारे शाइनिंग वाले पाउडर्स रहते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और क्या, बाथ सोप, जो हमारी क्या बेसिकली हम जो साबुन है नहाने वाली साबुन रहती है उनके फॉर्मेशन के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखिए आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और आप हमें ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।